तो हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग की कुछ बची हुई केस स्टडीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम पेपर पर्सपेक्टिव। और थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को आने में क्योंकि मेरे थोड़ी तबीयत ख़राब थी हल्की सी, तो इस वजह से वीडियो जो है वो काफ़ी 3-4 दिन बाद आई है। उसके लिए आई अपोलोजाइज़। एंड अब से कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी वीडियो डालने के लिए, मतलब इस चैनल पे हम वीडियो डालते रहेंगे। केस स्टडीज़ को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। और जो बच्चे भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं उन्हें मैं बता दूं, हमारे चैनल पे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन चिल्ड्रन सबके लिए क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ कवर कर दी गई है। सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करा गया है। तो जिन भी बच्चों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 के सारे चैप्टर्स की कॉन्जिक्यूटिवली। और उसके थ्रू आप अपने सारे डाउट्स और सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हो। और क्योंकि हमारा मेन मोटिव है हमेशा से ही 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करवाना और बच्चों की हेल्प करना, उन्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराने में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, because I also scored 100 out of 100 in business studies, so I have experience about how you can score and what strategy you can follow to score good marks in business studies. So you can believe on our channel and on me. Therefore I am providing you the such beneficial content. Okay, so I only want that you have to subscribe my channel, share the videos with your friends, and also like the videos. And even if you don't want to do these things, then you can only comment please, because it gives a lot of motivation to me. So let's get started. So सबसे पहली केस स्टडी पे चलते हैं। तो कुछ नई केस स्टडीज़ में मैं इसके अंदर ला रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्योंकि NEP है तो कोई नई नई केस स्टडीज़ आने के चांसेस भी हैं। सो द फॉलोइंग पिक्चर्स रिप्रेजेंट्स विच लीडरशिप स्टाइल, यानी कि आपको पिक्चर्स के बेसिस पे बताना है कि ये पिक्चर्स कौन से लीडरशिप स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो फर्स्ट पिक्चर है जहाँ पे एक सुपीरियर है और यहाँ पे एक सबॉर्डिनेट है। सुपीरियर कह रहा है यू हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव ऑल द पावर। विच मीन्स आपने लीडरशिप स्टाइल 3 पढ़े हैं, आपको पता है, एक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज या लैसेस फेयर आपने पढ़ा हुआ है। अब ऑटोक्रेटिक ही ऐसा एक लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे जो बॉस सेंटर्ड होता है और जहाँ पे जो लीडर है वो स्ट्रिक्टली अपने सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाता है अपने सबॉर्डिनेट से। तो जैसा कि आप देखोगे सबॉर्डिनेट्स अपनी मुंडी नीचे झुकाए खड़े हैं, तो यहाँ पे समझ आ रहा है उसके इंस्ट्रक्शन से वो एक ऑर्डर दे रहा है, ना कि वो उन्हें बात बता रहा है दैट यू हैव टू डू दिस वर्क एंड आई हैव ऑल द पावर। सो दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन express the autocratic leadership style. Okay, now let's move on to second pictorial representation, in which there is also a superior and there are two subordinates, and the superior is saying both of you are able to decide your own policies। यानी कि सुपीरियर यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है सबॉर्डिनेट से कि तुम दोनों अपने काम के लिए अपनी पॉलिसीज़ को खुद डिसाइड करने में काबिल हो। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखो तो वो ये बोलना चाह रहा है कि सारी अथॉरिटी किसके हाथों में है, सबॉर्डिनेट्स के हाथों में। और ऐसा एक ही लीडरशिप स्टाइल में होता है। और जो भी बच्चे डेमोक्रेटिक सोच रहे हैं वो यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि ये लेसस फेयर या फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुपीरियर ये कह रहा है कि तुम अपनी पॉलिसीज़ भी खुद ही डिसाइड करो, जो कि मेनली किसका काम होता है, सुपीरियर का। जबकि यहाँ पे सुपीरियर ने सारी अथॉरिटी किसको दे दी, सबॉर्डिनेट्स को। इसलिए ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस कर रही है लेसिस फेयर या फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 2। Rahim was working in an enterprise on daily wages. It was difficult for him to fulfill the basic needs of family. His daughter fell ill. He had no money to meet the expense of treatment. He participated in a cycle race and cycle company offered him a permanent pensionable job which he happily accepted, which needs are satisfied by cycle company. सो बेसिकली रहीम है वो एक एंटरप्राइज में काम करता है डेली वेजेस के बेसिस पे, यानी कि उसे दिहाड़ी मिलती है डेली बेसिस पे। उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना फैमिली की। उसकी एक डॉटर थी जो काफ़ी बीमार हो चुकी थी और उस रहीम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अपने खर्चों को निकालने के लिए और अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए रहीम ने एक साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया। और जो साइकिल कंपनी थी, क्योंकि रहीम उसमें जीत गया तो साइकिल कंपनी ने उसे एक पेंशनेबल जॉब और परमानेंट पेंशनेबल जॉब प्रोवाइड की, जिसे रहीम ने काफ़ी हैप्पीली एक्सेप्ट किया
अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी नीड रहीम की साइकिल कंपनी ने पूरी की। सॉरी। कौन सी नीड जो है रहीम की साइकिल कंपनी ने पूरी की। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली अगर आप देखोगे, थोड़ा समझोगे, तो रहीम ने जब साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया तो उसे क्या मिली, एक परमानेंट पेंशनेबल जॉब। उसे एक परमानेंट पेंशनेबल जॉब मिली जिसे उसने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। विच मीन्स परमानेंट पेंशनेबल जॉब का मतलब आप समझ पा रहे हो कि क्या दिया उसे, कौन सी नीड यहाँ पे उसकी पूरी हुई। यहाँ पे उसकी नीड पूरी हुई सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड यहाँ पे रहीम की पूरी हुई, क्योंकि यहाँ पे उसे एक परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए उसे एक जॉब प्रोवाइड कर दी गई जिसमें क्या मिलती थी उसे, पेंशन। तो सिक्योरिटी नीड जो है यहाँ पे रहीम की फुलफ़िल हुई। तो काफ़ी इजीली समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बता सकते हो खुल के आप लोग, कितने भी डाउट्स हैं, हज़ारों डाउट है या किसी अदर टॉपिक से डाउट है, बिल्कुल खुल के बोलो। तभी पता चलेगा यार कि हम आप और मेरे में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तभी पता चलेगा। मेरे को वैसे कोई सपना वैसे आएगा नहीं, देखो कि आप लोगों ने देखे और आपको सब समझ आ गया। तो प्लीज़ यार आप भी बताओ, इनिशिएटिव लो ताकि एक टू वे कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 3। मिस्टर देसाई, अ मैनेजर इन अ केमिकल कंपनी, हैज़ गिवन complete freedom to his subordinate. He avoids the use of power and largely depends upon the group to establish its own goals and work. Which style of leadership is followed here? मिस्टर देसाई एक मैनेजर हैं एक केमिकल कंपनी के, उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रखी है। इसी लाइन से समझ आ गया होगा वैसे तो। उन्होंने अवॉइड किया अपनी पावर का यूज़ करना, यानी कि वो अपनी पावर का यूज़ नहीं करते थे ज़्यादा, और ज़्यादातर उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ का ग्रुप था उन्हीं को सारी पावर दे दी थी कि तुम अपने गोल भी खुद ही डिसाइड करो और उन पे काम भी खुद ही करो। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? वेरी इजी, लेस फेयर। ठीक है, या फ्री रेंज। तो कोई सा भी आप लिख लो नाम उसका, दोनों एक ही हैं लेकिन नाम दोनों बस अलग अलग हैं। तो चाहे लेस फेयर लिखो चाहे फ्री रेंज लिखो। तो फ्री रेंज स्टाइल लिख सकते हो या लेस फेयर स्टाइल लिख सकते हो। So let's move on to case study number 4. Gopal, a manager in the company, sets the target for his subordinates without discussing it with them. He firmly tells them that if the task is not completed within the time, the strict action will be taken against the defaulter. Which leadership style they are talking here? तो गोपाल एक मैनेजर है एक कंपनी में जिसने टारगेट सारे अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए खुद ही सेट किए। मतलब गोपाल जो मैनेजर है उसने सारे टारगेट खुद ही डिसाइड किए बिना डिस्कस किए किससे, एम्प्लॉयज़ से। यहीं से समझ आ गया होगा आपको कौन सा लीडरशिप स्टाइल है। उसने स्ट्रिक्टली कहा अपने एम्प्लॉयज़ से कि अगर कोई भी टास्क इनकम्प्लीट रह गया या कंप्लीट नहीं हुआ टाइम के अंदर तो गोपाल स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा उस एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ या उस इंसान के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से टारगेट मेट नहीं हो पाए। उसे ही डिफ़ॉल्टर कहते हैं हम। तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे, किस लीडरशिप स्टाइल की बात की जा रही है? सो वेरी सिंपल, इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑटोक्रेटिक यानी कि जिसे हम बॉस सेंटर्ड भी कहते हैं। ठीक है, let's move on to case study number 5. Mr. Umang, manager of Creative Concept, discusses with his staff about the new export order. All the staff members unanimously agree that they will work together to do overtime to complete the order and meet the deadline. State the leadership style. अब एक मिस्टर उमंग है जो कि मैनेजर है क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के, उन्होंने डिस्कस किया अपने स्टाफ से अपने नए एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में। यानी कि उनकी कंपनी को एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया था, यानी कि बाहर कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट करने थे अपने प्रोडक्ट। तो उन्होंने ये सब चीज़ें, मिस्टर उमंग जो कि मैनेजर थे, उन्होंने अपने स्टाफ यानी कि सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस किया। सारे स्टाफ मेंबर ने यूनानिमसली यानी कि सब ने एक साथ मिलकर एग्री हो गए इस चीज़ पे कि ठीक है, जो एक्सपोर्ट का हमें ऑर्डर मिला है हम उसके लिए काम करेंगे और चाहे तो ओवर टाइम करना पड़े तो ओवर टाइम भी करेंगे। ऐसा सबॉर्डिनेट्स ने मिलकर एक डिसीज़न लिया। ठीक है, और उन्होंने ऑर्डर को मीट भी किया डेडलाइन के अंदर। तो बताओ कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? तो यहाँ पे उमंग का एक लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उमंग ने अपने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर था, ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था, इसके बारे में अपने सारे स्टाफ्स को बताया। विच मीन्स उसने अपने डिस्कस किया मेजर डिसीजंस को अपने स्टाफ से। तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? वेरी सिंपल, डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की यहाँ पे बात की जा रही है।
तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे केस स्टडी के अंदर डिनोट किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट केस स्टडी ऑफ द चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। ABC are the employees. They are doing conversation with each other and telling that company has to take various steps to satisfy them. A said that company has to design some new jobs which contains a variety of skill and content. B said that company has to give us security from physical and financial aspects. C said that organization has to take us in decision making and increase our participation. विच इंसेंटिव दे आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे ABC एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ABC कन्वर्जेशन कर रहे हैं कि उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है। अब ए बोलता है कि कंपनी को नई नई जॉब्स डिज़ाइन करनी चाहिए जिनमें वैरायटी ऑफ स्किल्स और कंटेंट हों, इन्वॉल्व हों, ठीक है। बी ने कहा कि हमें सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी क्या भी कर सकती है कि हमें सिक्योरिटी दे दें फिज़िकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के तौर पे। और सी ने बोला कि कंपनी जो है उन्हें क्या करना चाहिए, हमें मेजर डिसीजन मेकिंग में हमारे पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए और हमसे भी राय लेनी चाहिए, सजेशंस लेने चाहिए मेजर डिसीजन मेकिंग में। सो यहाँ पे किन इंसेंटिव्स की बात की जा रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात की जा रही है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मीन्स द इंसेंटिव विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की यहाँ पे बात की जा रही है। अब नॉन फाइनेंशियल में कौन से इंसेंटिव्स की बात की जा रही है, तो ए जो है वो एक अलग इंसेंटिव की बात कर रहा है, बी अलग की बात कर रहा है और सी अलग की बात कर रहा है। अब आप भी सोचो अपने दिमाग में कि ए किसकी बात कर रहा है और कौन सा हो सकता है नॉन फाइनेंशियल में से। तो मेरे को तो तीनों की बातें समझ आ गई हैं। तो अगर आपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा अभी तक कि ABC किस फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। अगर आप ये लाइन को देखो, मैं कोट कर देता हूँ लाइन। ए सेड दैट कंपनी हैज़ टू डिज़ाइन सम न्यू जॉब्स विच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड कंटेंट। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना कि नई जॉब्स को डिज़ाइन करना जिनमें वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड कंटेंट हों, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में ही था जो कि था जॉब एनरिचमेंट। तो ए बात कर रहा है कि अगर एक एक तभी सेटिस्फाई होगा जब उसे जॉब एनरिचमेंट यानी कि उनकी जॉब को एनरिच किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा उनकी जॉब्स को। तो यहाँ पे ए जो है वो बात कर रहा है किसकी, जॉब एनरिचमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं बी। तो बी कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, ये तो काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। बी सेड दैट कंपनी हैज़ टू गिव अस सिक्योरिटी फ्रॉम फिजिकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो फिजिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के तौर पे सिक्योरिटी देना, जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहा है बी तो। और सी किसकी बात कर रहा है, सी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू टेक अस इन डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज आर पार्टिसिपेशन विच विच इंसेंटिव दे आर टॉकिंग। तो सी जो है वो बात कर रहा है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन नाम का एक इंसेंटिव है जो 7th नंबर का इंसेंटिव है, लास्ट है, लगभग सेकंड लास्ट। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ये कहता है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मेजर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती है और उनसे भी सजेशंस लेती है तो उससे भी एम्प्लॉयज़ काफ़ी मोटिवेट होते हैं, जो कि एक मनी के थ्रू आप उन्हें मोटिवेशन नहीं दे रहे लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन के थ्रू आप उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ABC इन 3 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे वीडियो का हो जाता है एंड। और अगर कोई भी डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ कमेंट करो जिससे मेरे को भी समझ आए कि यार आपको कुछ प्रॉब्लम है या अगर आप चाहते हो कि कंटेंट में कुछ बेहतरी होनी चाहिए यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और आपको लगता है कि नहीं भैया आप ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे करके पढ़ाओ थोड़ा, तो वो भी आप बता सकते हो चाहे तो, ताकि एक हमारा क्या हो, कॉन्वर्जेसन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो हमारा। एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की तरह हम ना चल रहे हो कि मैं वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और आप ना उस पर ध्यान दे रहे हो और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जा रहे हो उससे, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और देखो मैं सही बता रहा हूँ, जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 की सोच रहे हैं उन्हीं को ये चैनल प्लीज़ शेयर करना। ये तो बाकी को आप करो अगर वो चाहते हैं वो अपनी हेल्प करवाना, लेकिन क्योंकि ये जो कंटेंट है ये काफ़ी प्रीशियस है, इस पर मेहनत बहुत है, ठीक है ना, लग रही मेरी। और तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वहीं बच्चों के पास जाएँ जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं,
ताकि अगर कोई बच्चा उसके बाद भी ये बोले कि यार ये क्यों डाल रहे हैं इतना चैनल पे कंटेंट, तो फिर वो मेरी हार्ड वर्क को वर्थ इट नहीं है वो उसके लिए ये कमेंट्स। सो प्लीज़ डू स्टडी हार्ड, ठीक है, इससे आप स्कोर कर पाओगे। और मैं तो बस आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो इजीली, और आपका बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर आप पढ़ोगे। एंड आगे और भी हम सीरीज़ निकालने वाले हैं, सो इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा अगर इस चैनल पे आप कंटिन्यू रहोगे और मेरे को भी सपोर्ट करोगे। ओके बाय।